नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीएसआई, लेखपाल तथा अन्य एक दिवसीय परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सामान्य अध्ययन का सुपर सीरीज शुरू किया गया है। तो इसके अंतर्गत हम सामान्य अध्ययन के लिए एक सुपर सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हमने पहला जो सेगमेंट चुना है भारतीय इतिहास को चुना है, और इसमें हम प्राचीन भारतीय इतिहास को सर्वप्रथम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित यह दूसरा प्रमुख वीडियो होगा, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित जो प्रमुख प्रश्न अभी तक परीक्षाओं में आए हुए हैं या जो महत्वपूर्ण आपके एग्ज़ाम के दृश्य हैं, उनको आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो ये सीरीज जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें सर्वप्रथम इतिहास पढ़ाया जाएगा, इतिहास के बाद जो है भूगोल और भारतीय संविधान तथा अन्य सीरीज भी इसके साथ शुरू किए जाएंगे। तो इतिहास में आज हमारा जो है प्राचीन इतिहास का दूसरा सेगमेंट है, जिसमें हम जो है सिंधु सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आपके सामने रखने जा रहे हैं। तो इस पूरा वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। शुरुआत करने से पहले आपसे अनुरोध होगा कि आरंभ स्टडी पॉइंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ज़रूर शेयर करें। तो रेलवे को ध्यान में रखते हुए हमारा एक पहला क्वेश्चन है, दधेरी एक परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल है। तो दधेरी जो है हड़प्पा स्थल, यानी परवर्ती का मतलब है हड़प्पा स्थल से पहले का। तो दधेरी नामक स्थान कहाँ पे है? तो इस तरह से देखा जाएगा तो इसमें पंजाब हमारा सही होगा। तो इस तरह से दोस्तों दधेरी के बारे में पूछ रहा है, तो दधेरी नामक स्थान कहाँ पे है? तो हमारा एक क्लियर हो गया कि दधेरी कहाँ पे है, पंजाब राज्य में है, और ये हड़प्पा से संबंधित स्थल है जो कि पंजाब राज्य में है, और ये हड़प्पा से पहले का जो है स्थल के बारे में पूछ रहा है। तो इस तरह से हमारा पहले क्वेश्चन में क्या होगा, पंजाब, यानी दधेरी नामक स्थान कहाँ पे है, पंजाब में। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है। तो देखा जाए हड़प्पा जो है पाकिस्तान में है, उत्तरी पाकिस्तान मध्य पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो देखा जाएगा ये दक्षिण पाकिस्तान में है। लोथल जो है ये भारत के गुजरात राज्य में है, और जो कि खंभात की खाड़ी के जस्ट ऊपर है, और यहीं पर जो है एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह यानी गोदीबाड़ी पाया गया है। तो लोथल कहाँ पे है? ये गुजरात राज्य में है, और ये सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थल जहाँ से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। गोदीबाड़ी यानी नौका जहाँ पे खड़ी होती है। तो इस तरह से हमारा लोथल गुजरात सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है, वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है। तो ये भोगवा नदी होगा। ये याद रखिएगा, भोगवा नदी पे जो है लोथल स्थित है, और ये भी गुजरात राज्य में है। तो भोगवा जो है एक तरह से भोगवा नदी पर है, और ये किसकी सहायक नदी है? तो एक तरह से भोगवा जो है साबरमती की सहायक नदी है। नेक्स्ट पे आते हैं, अगला बिंदु हमारा दे रहा है कि सिकंदरिया लोथल महास्थानगढ़ नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह है। तो देखिए जस्ट मैंने ही अभी बताया था कि बंदरगाह के बारे में पूछेगा, तो लोथल जो है एक तरह से बंदरगाह शहर था उस समय हड़प्पा काल में। नेक्स्ट रहा है कि कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो पाटलिपुत्र जो कि पटना में है, पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम है, तो ये जो है सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है। तो पाटलिपुत्र जो है इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थान नहीं होगा। नेक्स्ट बिंदु है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पनपुरा स्थल है। ये राखीगढ़ी जो होगा, भारत का सबसे बड़ा अभी तक जो खोजा गया पूरा स्थल है वो कौन है? राखीगढ़ी। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल। तो सबसे बड़ा पुरा स्थल पूछ रहा है, यहाँ भारत में पूछेगा तो राखीगढ़ी, और केवल हड़प्पा सभ्यता के बारे में पूछेगा तो मोहनजोदड़ो, चूँकि ये पाकिस्तान में है, ये सिंधु नदी के किनारे है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हमारा सही होगा, यानी मृतकों का टीला।
अगर पूछेगा कि भारत में हड़प्पा का सबसे प्रमुख स्थल कौन है, तो राखीगढ़ी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिंधु घाटी के लोग किसमें विश्वास करते थे, तो सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति यानी मातृ देवी की पूजा करते थे। तो ये जो है, ये आकृति जो है पाई गई है मातृ देवी, यानी एक तरह से मातृ प्रधान की घटना को ये इंगित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग जो है मातृ देवी की पूजा करते थे, पशुपतनाथ की यानी भगवान शिव की, लिंग और योनि की, इसके बाद पशुओं की भी पूजा करते थे, नागों एवं वृक्षों के भी पूजा करते थे। यानी जीव जंतुओं, भगवान, जीव जंतु और वनस्पतियों सबको जो है इन्होंने अपने पूजा में जगह दिया था। इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट होगा, ये जरूर याद कर लीजिएगा कि सिंधु घाटी के जो लोग थे पूजा किसकी किसकी करते थे, तो मातृ देवी की, पशुपतनाथ यानी शिव की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों एवं वृक्षों की। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वो कौन से हैं। तो भारतीय जो है, हालांकि इसे ब्रिटिशर्स ने खोजा था, उन्होंने जानकारी दी थी, लेकिन भारत के दो महान विद्वान थे जिन्होंने ज़्यादा इसमें योगदान दिया। इसमें राखल दास बनर्जी, इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की, और दयाराम साहनी, इन्होंने हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे में है और ये पाकिस्तान के दक्षिणी हिस्से में है, जबकि हड़प्पा ये पंजाब वाले क्षेत्र में रावी नदी के किनारे है। तो इस तरह से राखल दास बनर्जी और दयाराम साहनी का सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में काफ़ी योगदान था, तो इन दोनों नाम को जरूर याद कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, इसका मिलान करना है। हड़प्पा स्थल की खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया। लोथल की खोज किसने किया था, तो एस.आर. राव ने किया है। और सुरकोटदा की खोज जे.पी. जोशी ने किया है, और धालावीरा की भी खोज जे.पी. जोशी ने किया है। तो इसमें जो है स्थल एक तरफ मिल रहा है और दूसरी तरफ दे रहा है कि इसके खोजकर्ता कौन है, तो ये सब सुमेलित है। इस तरह से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, तो एक कनिंघम। हालांकि उसने जो है इसके बारे में रेल लाइन की जो है खुदाई हो रही थी, उस समय ये स्थल मिला था, तो कनिंघम जो है इसके महत्व को नहीं समझ पाया कि ये दुनिया की सबसे प्रमुख और एक सबसे प्राचीन सभ्यता में से एक है, यानी हड़प्पा यानी इंडस सिविलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, आर.जी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वस्त तथा बी.ए. स्मिथ में से वह जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित था, तो बी.ए. स्मिथ इसमें सही होगा। बी.ए. स्मिथ जो है एक प्रचलित नाम है जो कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो स्थलों से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, तो घरों में कुओं के अवशेष मोहनजोदड़ो से मिले हैं, यानी मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा पॉइंट दे रहा है कि सही कालक्रम बताना है। तो नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के, यानी ये एक पीरियड को बताता है। तो नगर संस्कृति हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिला है, याद रखिएगा। लोहे का हल एक तरह से जो है हड़प्पा में ही मिला है, आहत मुद्रे भी मिले हैं, और सोने के सिक्के तो ये एक कनिष्क काल में मिले हैं। तो याद रखिएगा, विमकटफिशस ने सोने का सिक्का चलाया था। तो इस तरह से ये क्रम से जो है, कल्चर के क्रम से जो है, वंशों के क्रम से जो है ये दिया है, इसको मिलान कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह कौन था। तो मनुष्य ने सबसे पहले जो है तांबा का प्रयोग किया था, ताम्र का प्रयोग किया था। इसी को लोहित अयस्क के नाम से जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, तो लोथल में मिला है। यानी हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है, लोथल में मिला है। नेक्स्ट पॉइंट है, हड़प्पा कालीन स्थले में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह कौन है, तो लोहा है। यानी हड़प्पा काल में लोहा नहीं मिला था, ये वैदिक काल में जो है मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। आलमगीरपुर, लोथल, मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है, ये बनावली हो जाएगा, ये
हरियाणा जो है, बनौली जो है कहाँ पे है, हरियाणा में है। इस तरह से घग्घर जो है एक तरह से सरस्वती की सूखी हुई धारा के रूप में जानी जाती है और कहा जाता है कि कभी सरस्वती नदी बहा करती थी मरुस्थलीय क्षेत्र में राजस्थान में, लेकिन पोतावर बेसिन यानी जो पोतावर का उत्थान हुआ दिल्ली कटक का, उसके बाद सरस्वती की धारा सूख गई और उसके जल को दो नदियों ने बांट लिया। एक जो है जल पश्चिमी हिस्सा सतलज नदी ने ले लिया और पूर्वी हिस्से के जो जल को यमुना ने ले लिया। इस तरह से सरस्वती की सूखी हुई धारा ही घग्घर है, जो कि राजस्थान के मरुस्थलों में विलीन हो जाती है, सूख जाती है। अगला पॉइंट है हमारा कि सही कथन है, इसमें से कौन सा सही कथन है, इसके बारे में हमें देखना है। पहला, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, सही है। और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। तो ये सारे बिंदु जो है बिल्कुल सही हैं, जो कि सिंधु सभ्यता के बारे में बता रहे हैं या कह रहे हैं। तो इस लाइन को जरूर याद कर लीजिएगा कि ये सब सिंधु सभ्यता के प्रमुख विशेषताओं के बारे में उल्लेख कर रहा है। आगे दे रहा है कि कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। बी दे रहा है, आर दे रहा है कि वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये दोनों सही हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं है, ठीक है। तो आपको पता है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। ये बहुत ही प्राचीन नगर थे और ये कहा जाता है कि नदियों के बाढ़ से इनका जो है ये पूरे सभ्यता ही नष्ट हो गई और ये खुदाई के दौरान प्रकट हुए, भी बात सही है, जिसे दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी जैसे विद्वानों ने इसे खुदाई करके इसके बारे में साक्ष्य इकट्ठा किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ से मिले हैं स्थापत्य शैल? ये धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? धौलावीरा नामक एक स्थल है, फेमस स्थल, वहीं से मिले हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम आते हैं, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा जो हमारा गुजरात राज्य में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात राज्य में है। आगे बिंदु पे पढ़ते हैं, वह हड़प्पी नगर जो 3 वर्गों में विभाजित था। तो 3 भागों में बटा हुआ कौन नगर था? धौलावीरा, जो कि गुजरात राज्य में है। आगे है कि उसी धौलावीरा से ही जुड़ा हुआ है कि उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था कहाँ मिली है? तो उन्नत जल प्रबंधन की व्यवस्था सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है धौलावीरा से मिली है, यानी गुजरात से। आगे बिंदु दे रहा है, कुंतासी, धौलावीरा, लोथल एवं कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कार डबल बैरियल के प्रमाण मिले हैं, यानी दोहरा संस्कार जो है समाधान मिला है दोहरा। तो कौन है? लोथल और कालीबंगा से 200 जो है डबल बैरियल के प्रमाण मिले हैं। लोथल यानी गुजरात से, कालीबंगा यानी राजस्थान से। तो ये याद रखिएगा बिंदु को। नेक्स्ट है, हड़प्पी स्थल सनौली के अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो सनौली जो है मानव समाधान के साक्ष्य मिले हैं, सनौली। नेक्स्ट पॉइंट है, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो कपास की खेती का आरंभ जो है प्राचीन काल में भारत में माना जाता है। तो ये प्रश्न हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास वस्त्र बनाए जाते थे। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो प्रमुख बातें हैं उसके बारे में यहाँ पर दिया जा रहा है। इस बातों को ध्यान रखिएगा, प्रश्न को जो है घुमा के पूछ सकता है। खास करके यूपीपीसीएस समीक्षा अधिकारी वगैरह में प्रश्न घुमाते हैं, जबकि एक दूसरी परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि फला स्थल कहाँ है और फला स्थल की विशेषता क्या है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो ये देवी देवताओं और दोनों की पूजा करते थे, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें मातृ देवी की पूजा भी किया जाता था और पशुपतिनाथ की भी पूजा किया जाता था। तो इस तरह से दोनों की पूजा यहाँ पे, हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे जानवरों की भी पूजा देखने को मिली है और प्रकृति यानी वृक्ष की भी पूजा देखने का साक्ष्य मिला है। तो इन सारे की पूजा जो है सिंधु घाटी के लोग करते थे। अगला बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा यानी बैल की आकृति की मुद्रा कहाँ से मिली है? तो वृषभ यानी बैल मुद्रा जो है मोहनजोदड़ो से मिली है। यानी जो मुद्रा मोहनजोदड़ो से मिली है उस पर वृषभ यानी
वृषभ यानी बैल का जो है आकृति देखने को मिलता है। अगला बिंदु है कि वह पशु जिनका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलती है। तो घोड़ा, गाय एवं ऊँट जो है हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं पाई गई है। कौन कौन? घोड़ा, गाय एवं ऊँट। हालांकि वैदिक सभ्यता में गाय ज़्यादा पवित्र माना गया था और घोड़ा जो है ये मध्य एशिया की संस्कृति का है। तो इस तरह से जो है ये तीनों जानवर नहीं पाए गए हैं। आगे दे रहा है कि जिस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं तो वह शेर है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता में शेर के कोई भी अवशेष नहीं देखने को मिले हैं। अगला बिंदु है मृण पट्टिका। मृण का मतलब मिट्टी, जो मिट्टी की पट्टिका है उस पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की क्या है? तो सिंह युक्त देवता की जो आकृति वो कालीबंगा से मिली है। यानी ऐसे देवता जिनके सींगे हैं, जो कि एक तरह से पशुपतिनाथ यानी बैल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी। तो उसे नील नदी के तट पर यानी मिस्र की सभ्यता जो है पनपी है। अब जरा जो है कुछ ये सभ्यताओं का क्रम दे रहा है, इतिहास क्रम, इसको देख लीजिए। तो माया, एज़टेक, मुइस्का, इंका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण अगर हम क्रम बनाएं तो एज़टेक सबसे उत्तर में हो जाएगा, फिर माया हो जाएगा, फिर मुइस्का हो जाएगा, फिर ये इंका हो जाएगा। ये प्राचीन सभ्यताओं का एक नामकरण किया गया है और ये उत्तर से दक्षिण इसका क्रम पूछ रहा है। ये यूपी पीसीएस में परीक्षा में पूछा जा चुका है। आने वाले यूपीएसआई या अन्य एग्ज़ाम्स में ये जरूर पूछा जा सकता है। अगला बिंदु है लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी ये सुमेरियन, जो आज वर्तमान में तुर्की, सीरिया और ये जो गल्फ कंट्री के ऊपर वाले हिस्से हैं वो सुमेरियन सभ्यता के नाम से कही जाती थी। जो तुर्की उर्की वाला इलाका है उसे सुमेरियन सभ्यता कहते थे। तो लेखन कला का विकास सबसे पहले सुमेरियन कला में हुआ, यानी सुमेरियन सभ्यता में हुआ, जो कि उस इलाके में पाई गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वैदिक काल आ जाता है, यानी अब सिंधु सभ्यता के बाद हमारा जो अगला पॉइंट है वो वैदिक काल यानी वैदिक पीरियड से संबंधित है। ठीक है, तो वैदिक पीरियड में ज़रा हम लोग देख लें। आर्य शब्द इंगित करता है, तो आर्य का मतलब होता है उच्च कुल, तो श्रेष्ठ वंश के बारे में बात करता है। इस तरह से हमारा ये उच्च कुल की बात करता है वैदिक सभ्यता। वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का मतलब जिसमें वेदों और ग्रंथों का काल होता है, इसे ब्राह्मण काल भी कहा जाता है। तो अगला बिंदु इसमें दे रहा है क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है। तो आर्य का मतलब होता है एक उत्तम व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति। सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना हमारा ऋग्वेद है। आपको पता होगा कि 4 वेद होते हैं, जिसमें सबसे पुराना ऋग्वेद है, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। ये चारों वेद आप याद रखिएगा क्रम से। अगला बिंदु दे रहा है कि वेद त्रयी, त्रयी के नाम से कौन जाना जाता है? ये बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है। तो वेद त्रयी का मतलब 3 वेदों का संकलन जो है, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं, यानी इसमें अथर्ववेद शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है। तो वर्ण जो है, शब्द जो है, ये ऋग्वेद में मिलता है। 4 वर्ण आपके माने जाते हैं, तो ऋग्वेद में वर्णों का संकलन देखने को मिलता है। नेक्स्ट है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त कहाँ पाया जाता है? किसमें? ऋग्वेद में पाया जाता है, जिसमें वर्णों कई 4 वर्णों की व्यवस्था है। अब आगे बढ़ते हैं। सुमेलित करना है, तो अथर्ववेद औषधियों से, बिल्कुल सही है, यानी चिकित्सा से संबंधित है हमारा अथर्ववेद, औषधि से, दवा से संबंधित है। ऋग्वेद जो है ईश्वरी महिमा से संबंधित है, जिसमें ईश्वर के बारे में बखान किया गया है। यजुर्वेद बलिदान विधि, यानी एक तरह से किस तरह से बलिदान जो है, बलि चढ़ाया जाता है, उसका तरीका है। और सामवेद जो है एक तरह से संगीतमय स्रोत है, जिसमें संगीत का उल्लेख होता है, यानी संगीत विद्या के बारे में इसका उल्लेख है। इस तरह से चारों वेदों में जो प्रमुखतः फेमस प्रसिद्ध चीज़ें हैं उसके बारे में ये सवाल पूछ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें भी मिलान करना है। तो ऋग्वेद ये स्रोत और प्रार्थनाएं हैं, यानी ऋग्वेद में जो सूत्र हैं, जो प्रार्थना है, उसका उल्लेख है। यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में उल्लेख दिया है। सामवेद एक संगीतमय स्रोत है, जिसमें संगीत का की विद्या उसकी जानकारी है। और अथर्ववेद में तंत्र मंत्र और जादू टोना से संबंधित है।
तो ये भी बड़ा ही महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको आप जरूर याद कर लेंगे। और इसमें सिविल सर्विसेज के अलावा वह एक दिवसीय परीक्षा में सीधे पूछ लेगा कि भाई जादू, टोना, तंत्र मंत्र, वशीकरण जो है इसमें से किस वेद में पाया जाता है। तो इस तरह से इन चारों वेदों को आप ध्यान से देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा बिंदु दे रहा है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया, तो जादुई माया, जादू टोना अथर्ववेद में पाया जाता है। तो ऋग्वेद में कितनी ऋचाएँ हैं? 1028 ऋचाएँ हैं और इसमें मंडल यानी सूक्त कितने हैं? तो 10 मंडल हैं। इस बात को जरूर याद करिएगा। ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं और इसमें मंडल 10 हैं। आगे बढ़ते हैं। एक तरफ वेद दिया हुआ है, दूसरी तरफ ब्राह्मण उसके कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद में ऐत्रेय होगा, सामवेद में पंचवीस होगा और अथर्ववेद में गोपथ होगा और यजुर्वेद में शतपथ होगा। तो अगला पॉइंट है इसमें, ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो भगवान सोम यानी 9वां मंडल भगवान सोम को समर्पित है। सोमदेव के लिए कौन है? 9वां मंडल है। आगे बढ़ते हैं। यज्ञ विज्ञान, याद रखिएगा, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ के बारे में यजुर्वेद, इसको ट्रिक बना सकते हैं कि यज्ञ के बारे में जानकारी कहाँ है? यज्ञ के बारे में यजुर्वेद में। इसके बाद दे रहा है कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद जो है ऋग्वेद पर आधारित है। याद रखिएगा, सामवेद ऋग्वेद पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है, तक्षशिला, अतरंजी खेड़ा, कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थान जहाँ जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो ये हो जाएगा अतरंजी खेड़ा। कहाँ हो जाएगा? अतरंजी खेड़ा में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिले हैं? अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। और लौह धातु वैदिक काल में हमको देखने को मिलती है। सिंधु सभ्यता में तांबे का जो है साक्ष्य मिलता है। तांबा पहली बार, तांबा जो है सिंधु सभ्यता में और लोहा वैदिक सभ्यता में देखने को मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है? जो उपनिषद हैं उसका विषय दर्शन यानी फिलॉसफी से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं ब्राह्मण तथा उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है। तो मोक्ष के बारे में चर्चा उपनिषदों में देखने को मिलती है। अगला पॉइंट है, मोक्ष शब्द का सबसे पहला उल्लेख कहाँ हुआ था? तो श्वेताश्वर उपनिषद में जो है मोक्ष शब्द का पहली बार उल्लेख देखने को मिलता है, यानी मोक्ष का श्वेताश्वर उपनिषद। नेक्स्ट पॉइंट है, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है तो वो कठोपनिषद है। याद रखिएगा, नचिकेता और यम का संवाद कठोपनिषद में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। तो ये केकय के राजा थे। कहाँ के राजा थे? केकय के राजा थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक साहित्य का सही क्रम है। तो वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये क्रम होना चाहिए। यानी सबसे पहले वैदिक साहित्य हो जाएंगे, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, फिर उस पर ब्राह्मण हो जाएंगे, इसके बाद आरण्यक लिखेगा, इसके बाद उपनिषद लिखेगा। तो ये क्रम पूछ रहा है, इस क्रम को जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है। तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सिंधु नदी यानी इंडस नदी के बारे में सबसे ज़्यादा उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान। तो ये चिनाब नदी के नाम से होती है, यानी चिनाब का प्राचीन नाम अस्किनी पड़ा है, यानी अस्किनी कहा जाता था। अगला पॉइंट पिंटू है कि ऋग्वेद में जिन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है वो कुभा या क्रुमु है। इसे काबुल नदी के नाम से आज जाना जाता है। ये अफगानिस्तान की प्रमुख नदी है जो कि सिंधु नदी में आकर मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें नदियों के कुछ प्राचीन नाम हैं और आधुनिक नाम है। वैदिक नाम और आधुनिक नाम में जो है मिलान करना है। तो कुभा का मतलब काबुल नदी, वर्तमान में इसे काबुल नदी कहते हैं और ये वैदिक काल में कुभा कही जाती थी। और परशुड़ी नदी को जो है रावी नदी कहते हैं। सदानीरा को गंडक कहते हैं, वही गंडक जो कि नेपाल से आकर के गंगा नदी में मिलती है। इसके बाद सतुद्री जो है सतलज का वर्तमान में नाम है।
तो ये प्राचीन यानी वैदिक नदियों का वर्तमान में जो नामकरण है उससे संबंधित दे रहा है। नेक्स्ट है वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी। तो वेदों के बाद ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम, ये 25-25 सालों का वर्षों का एक बंटवारा हुआ था। तो याद रखिएगा 4 आश्रम थे। ब्रह्मचर्य 25 वर्ष तक, जिसमें शिक्षा दीक्षा ज्ञान ग्रहण करेंगे। इसके बाद गृहस्थ होगा, फिर वानप्रस्थ होगा, फिर संन्यास होगा। आगे बढ़ते हैं। धर्म तथा रीत भारत की प्राचीन वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन कौन है? तो धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। अतः ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें निरंतर सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। तो ये बड़ा लंबा लाइन हो जाता है, लेकिन एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है अग्नि, बृहस्पति, ध्योस तथा इंद्र वैदिक देवताओं में उनका पुरोहित माना जाता था। तो बृहस्पति को याद रखिएगा, वैदिक देवताओं में पुरोहित जो है बृहस्पति को माना गया है। आगे बिंदु दे रहा है कि लोपामुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी। तो लोपामुद्रा ने जो है वेद मंत्रों की रचना की थी, यानी लोपामुद्रा जो है वैदिक मंत्रों से संबंधित है। लोपामुद्रा नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्के के लिए हुआ। यानी निष्क जो है पहले सोने का आभूषण होता था, बाद में जो है निष्क को सिक्का कहा जाने लगा। अगला पॉइंट बिंदु दे रहा है कि ऋग वैदिक काल में निष्क आभूषण क्या था? तो निष्क आभूषण जो है गले का आभूषण था, यानी गले में जो हार पहनते हैं वो निष्क के नाम से जाना जाता था। आगे है 14वीं सदी ईसा पूर्व का बोगाज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से प्राप्त अभिलेख में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। बोगाज कोई यानी एशिया माइनर, ये ईरान में पाया गया है और यहाँ पे वैदिक देवताओं के नाम का उल्लेख देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से दोस्तों वैदिक सभ्यता से संबंधित और सिंधु सभ्यता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न संग्रह को आपके सामने रखा। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और दोस्तों में शेयर भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।